आप सबों को भाई सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पिछले क्लास की चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, है ना। पिछले क्लास में तो हम लोगों ने बात किया था कि 67th बीपीएससी पीटी के लिए जो हम लोगों को टाइम आज मिला है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना। लेकिन उस दिन बात अधूरी रह गई थी। चर्चा ये भी करना था कि जीएस के हर एक सब्जेक्ट के किस टॉपिक पे हम कंसंट्रेट करेंगे और किस कंटेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटे से बात से पहले मैं शुरू करना चाहूँगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको ये जानकारी तो अब तक मिल चुकी होगी कि बीपीएससी में इस बार सीट की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। अबाउट 800 सीट, लगभग 800 सीट काफ़ी होता है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है और इस मौके का आप बेहतर इस्तेमाल करें, ये शुभकामना है मेरी तरफ से। और एक चीज़ को थोड़ा नोटिस करेंगे, चूँकि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो एग्जामिनेशन देते हैं या जिनका टारगेट है कि नहीं इस बार निकालना है, तो सामान्य तौर पे स्टूडेंट तजुर्बा ही गेन करता रहता है। बचपन से लेकर आज तक तजुर्बा ही गेन कर रहे हैं। अभी भी हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी मिला पूछें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है, किस बुक को पढ़ें। कोई भी सीनियर मिल गया, कोई भी टीचर मिल गया, तो इसी कोशिश में रहते हैं। लेकिन अब ज़रूरत इसकी नहीं है। आपने पर्याप्त तजुर्बा गेन किया है, अब नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। चूँकि एग्जामिनेशन में तजुर्बा कम काम आएगा, अब नॉलेज ही काम आएगा, ठीक है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो कंटेंट्स है उस कंटेंट्स का सही इस्तेमाल करें और कम से कम 6 घंटा 7 घंटा घर पे बैठ के पढ़ने की कोशिश करें, इस विश्वास के साथ कि आपका होगा। माइंड में इसी बात को फीड कीजिए कि एकदम होगा आपका, तो हर हाल में आपका होगा। चूँकि ब्रेन ऐसा चीज़ है ना कि इसको जैसे ही आप पॉजिटिव हिंट देते हैं, निर्देश देते हैं, तो ये सारी आपकी पॉजिटिविटी को कलेक्ट करता है। तो इस विश्वास के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो हर हाल में सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करें कि जीएस के हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक के बारे में। तो सबसे जो बड़ा एरिया है, सबसे बड़ा एरिया आपका हिस्ट्री का होता है, जहाँ से क्वेश्चन की संख्या 38 तक होती है। कई ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि नहीं, बहुत क्वेश्चन इसमें से बिहार से पूछा जाता है। लेकिन सही मायने में देखें तो हिस्ट्री के क्वेश्चन में स्पेशल बिहार जिसको आप कहते हैं, वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ही ऐसा होता है जो लगता है मॉडर्न हिस्ट्री से होता है, बाकी सभी हिस्ट्री का ही पार्ट है। यहाँ पे कोई विरोधाभास नहीं है। आप एकदम निश्चिंत होकर मेहनत करें जिस कंटेंट्स को आप पढ़ते हैं हिस्ट्री के लिए। खासकर एंशिएंट की अगर हम बात करें, एंशिएंट और मिडिएवल से क्वेश्चन की संख्या कम होती है। और एंशिएंट हिस्ट्री में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन स्टोन एज से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक अगर पूछता है तो वहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन विशिष्ट साइट पे होना चाहिए। विशिष्ट साइट पे होना चाहिए यानी वो साइट जो पॉपुलर है, वो साइट जो कुछ नए प्रकाश में आया है, कुछ नया इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसे जानने की ज़रूरत है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे कि भारत की प्राचीनतम कृषि बस्ती का साक्ष्य, तो मेहरगढ़ उसका आंसर होता था। चूँकि 6000 वर्ष पहले कहा जाता है वहाँ पे गेहूँ और जौ की खेती होती थी। ब्रेड बास्केट के नाम से फेमस है वो साइट। लेकिन अभी एक्सकेवेशन के आधार पे जो नया रिपोर्ट सामने आया है वो लहुरा देव, जहाँ धान की खेती शायद विश्व में सर्वप्रथम हुई। और ये धान की खेती देखा जाए तो वहाँ पे अबाउट 7000-8000 वर्ष पूर्व हो रहा है। तो अब अगर प्राचीनतम कृषि बस्ती होगा तो लहुरा देव हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसे ही जो पॉपुलर साइट है और उसमें से अगर कोई बिहार से रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि वो बिहार की किताब में मिलेगा, वो भारत का इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ भी चिरांद का जिक्र है, वहाँ भी सेनुआर का जिक्र है, वहाँ भी छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र का जिक्र है, मुंगेर का जिक्र है, जिसकी संबद्धता स्टोन एज से है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमें अलग से बिहार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वैदिक पीरियड को पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा कि वैदिक पीरियड का जो भी क्वेश्चन पूछा गया, इक्का दुक्का
कोई जरूरी नहीं कि हर साल पूछे, लेकिन अगर पूछता है तो लिटरेचर से क्वेश्चन होता है, साहित्य से क्वेश्चन होता है। वहाँ पे लिटरेचर कुछ महत्वपूर्ण सूक्त जिसके कुछ खास कंटेंट्स हैं उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे मेजर पार्ट जो बिहार बीपीएससी में पूछता रहा है वो आपका है 6th सेंचुरी बीसी का दौर, जहाँ पे आप मगध इंपरलिज्म को पढ़ते हैं, है ना, या जहाँ पे आप पढ़ते हैं धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं या जैन धर्म को पढ़ते हैं। इसके लिए कोई बिहार से अलग से किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, जो भी कंटेंट्स आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे मूल रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि मगध साम्राज्यवाद के विकास के दौर में किस किस वंश की सत्ता आई, उससे रिलेटेड शासक कौन है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उनकी राजधानी कहाँ थी, उनकी संबद्धता किस धर्म से थी, ठीक है, या उनके द्वारा उनके काल में कोई खास इवेंट हुआ हो। जैसे आप पढ़ते हैं फर्स्ट बौद्ध संगति हुआ या सेकेंड बौद्ध संगति हुआ, किसके काल में हुआ। इन चीज़ों को सिर्फ ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। जस्ट अगर हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म में अगर देखेंगे तो अब कोई लाइफ हिस्ट्री से क्वेश्चन महात्मा बुद्ध का, महावीर का नहीं होता है। जब भी क्वेश्चन पूछता है तो या तो वो बौद्ध लिटरेचर से पूछता है, जैन लिटरेचर से पूछता है, जो महत्वपूर्ण लिटरेचर है जिससे महात्मा बुद्ध संबंधित इवेंट की जानकारी मिलती है, कुछ खास इवेंट की जानकारी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने पढ़ा होगा कि महात्मा बुद्ध के मरने के बाद उनके अस्थि अवशेष को लेकर गणराज्यों के बीच संघर्ष हुआ और अस्थि अवशेष का बंटवारा हुआ। उस अस्थि अवशेष को पवित्र मानकर स्मारक का निर्माण हुआ, जिसको आप क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। तो ये इवेंट की जानकारी किस लिटरेचर से मिलती है? महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, कौन सा लिटरेचर है जिससे ये जानकारी मिलती है? महात्मा बुद्ध ने अनात्मवाद का विचार दिया, आत्मा नाम की कोई सत्ता नहीं होती है, कौन बौद्ध लिटरेचर है जिससे जानकारी मिलती है? तो जनरली क्वेश्चन जो बनता है लिटरेचर से बनता है, या क्वेश्चन बनता किस चीज से है? बौद्ध जैन फिलॉसफी से बनता है, यानी आत्मावाद का विचार, अनात्मवाद का विचार, अनेकांतवाद का विचार, क्षणिकवाद का विचार, ठीक है। इसलिए वहां पे कोई जीवनी पे मशक्कत नहीं करना है, आपने एक बार पढ़ा है, आपके दिमाग में होगा। इन चीजों को नोटिस करेंगे और ध्यान देंगे। जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय है, उस संप्रदाय से रिलेटेड आचार्य कौन है, और संप्रदाय का डेवलपमेंट हुआ तो किस जैन काउंसिल में हुआ। ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म के संप्रदाय से जुड़े आचार्य कहाँ पॉपुलर हुआ, उससे रिलेटेड कुछ लिटरेचर, और किस संगति में ये तमाम संप्रदाय के डेवलपमेंट हुए जो पॉपुलर है। जैसे आप महायान की बात करते हैं, हीनयान की बात करते हैं, थेरवाद की बात करते हैं, महासांघिक की बात करते हैं। सिर्फ इतना को ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। जब एंशिएंट में फिर देखते हैं, एंशिएंट का क्वेश्चन मौर्य पीरियड से पूछा जाता है, तो वहां पे एक बात को ध्यान रखेंगे कि मौर्य काल में हमें जानना क्या है। सामान्य तौर पे आप देखेंगे जब भी क्वेश्चन पूछा है मौर्य सोर्सेज से पूछा है, और मौर्य सोर्सेज का जो क्वेश्चन रहा है आप याद कीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया कौन सा लिटरेचर है, चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया, कुलहीन कहा गया, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना, या क्वेश्चन पूछता है अर्थशास्त्र से, मेगास्थनीज के इंडिका से, या अशोक के अभिलेख से। अशोक के अभिलेखों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पे आपको सिर्फ ध्यान देना है कि अधिकतम अभिलेख किस भाषा में है, कौन सा अभिलेख है जो गैर प्राकृत भाषा में है, ठीक है। या ध्यान देना है कि किस अभिलेख का क्या मूल थीम है। मूल थीम कहने का मतलब कि धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है, अहिंसा का मतलब कि निर्देश देता है, तो ये कौन सा अभिलेख है, पड़ोसी राज्य का जिक्र करता है, किस अभिलेख में करता है, किसमें अशोक नाम का जिक्र हुआ। इन तमाम चीजों पे सिर्फ गौर करने की जरूरत है, ठीक है। या कौन सा ऐसा लिटरेचर है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोर्स कहा गया। तो ये ध्यान रखना है कि उनके मेजर अचीवमेंट के बारे में, या फिर उनके जो अभिलेख हैं उसमें कुछ खास मतलब कि निर्देश आ रहा है, उसको सिर्फ ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। और इसके बाद जब एंशिएंट में आप आते हैं मौर्योत्तर काल में, तो यह ध्यान रखेंगे मौर्योत्तर काल दो चीज के लिए पॉपुलर रहा है। बृहद साम्राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन मौर्योत्तर काल में ट्रेड एंड कॉमर्स के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ, आर्ट के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ। तो वहां पे हमें अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्या ट्रेड एंड कॉमर्स से क्वेश्चन पूछता है, बंदरगाह नगर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। या गांधार आर्ट, मथुरा आर्ट से संबंधित एक आध क्वेश्चन बन सकता है वहां पे, तो उसको थोड़ा देखने की जरूरत है। और कभी कभी वहां से क्वेश्चन बनता है, चूंकि उस वक्त कई विदेशी शासक भी हैं और कई देशी शासक भी हैं,
तो विदेशी हम पढ़ते हैं तो इंडो ग्रीक को पढ़ते हैं, कुषाण को पढ़ते हैं, शक को पढ़ते हैं। देशी में सातवाहन को पढ़ते हैं, ठीक है। चेदी वंश, चैत्र वंश जो कलिंग का है वहां से पूछते हैं। ध्यान रखना है इनकी राजधानी कहाँ है, इसके फर्स्ट शासक कौन है, ठीक है। पहली बार इसी काल में मानकीकृत मुद्रा का डेवलपमेंट हुआ। मानकीकृत मुद्रा, स्टैंडर्ड मुद्रा आया, चांदी का मुद्रा, सोने का सिक्का आया। तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया, पहली बार सोने का सिक्का किसने जारी किया। तो कॉइनेज सिस्टम को यहां पे ध्यान में रखना है, चूंकि फर्स्ट टाइम इसी दौर में मानकीकृत मुद्रा का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। जब वही हम गुप्त काल में आते हैं तो वहां पे भी हमें यही ध्यान देना है, कुछ महत्वपूर्ण शासक, उनके अचीवमेंट, उनके काल के अपने सिक्के, या उस दौर में हम देखते क्या है ब्राह्मण धर्म का डेवलपमेंट हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ। अक्सर पूछता है प्रारंभिक मंदिर कौन, ठीक है। उस काल में अगर कोई देवी का मंदिर बना तो फर्स्ट देवी का मंदिर, मदर गॉडेस का मंदिर कौन सा है। तो इन चीजों पे ध्यान देना है। गुप्त संवत की शुरुआत हुई, कब गुप्त संवत की शुरुआत हुई, सर्वाधिक प्रकार के सिक्के किसने जारी किए, इस टाइप से आपका प्रश्न होता है। और जब हम आते हैं पोस्ट गुप्ता में तो हर्षवर्धन के काल का क्वेश्चन जनरली आप देखेंगे हुएनसांग, बाणभट्ट से रिलेटेड होता है, या हर्षवर्धन की रचना से क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए कोई अलग किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट कीजिए, या जो बुक आपने पहले से पढ़ा है उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसी से आप आराम से देखेंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार मीडिएवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन काफी कम होता है, और जो भी क्वेश्चन होता है सल्तनत के सुल्तान से या मुगल बादशाह से होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि उनके काल का कोई ऐसा स्मारक, ऐसा कोई मतलब इमारत जिसका निर्माण हुआ है वास्तुकला के क्षेत्र में, उनका कोई खास योगदान है, तो उसे ध्यान में रखना है। उनके काल में अगर कोई संस्था स्थापित हुई है, कोई नया विभाग स्थापित हुआ है, या उन्होंने कोई खास मुद्रा जारी किया उसके बारे में, या कोई ऐसा शासक है जिसके काल में सेनापति का योगदान है साम्राज्य के विस्तार में। अलाउद्दीन खिलजी के काल से जब क्वेश्चन पूछता है तो कभी कोतवाल से भी पूछ देता है, कभी उनके प्रधान सेनापति से क्वेश्चन पूछता है, या उन्होंने एक विभाग की स्थापना की, दीवाने रियासत क्वेश्चन पूछता है, दीवाने मुस्त खराज क्वेश्चन पूछता है ना। ठीक उसी प्रकार हम मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आते हैं, दीवाने अमीर को ही क्वेश्चन पूछता है। फिरोज शाह तुगलक के काल में आते हैं, सफा खाना क्वेश्चन पूछता है, दीवाने इमारत क्वेश्चन पूछता है, दीवाने बंदगान क्वेश्चन पूछता है। तो इन चीजों को, छोटी छोटी सी चीज है जिसको सिर्फ नोटिस करने की जरूरत है, आपका पढ़ा हुआ होगा, सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि क्वेश्चन कहां से आता है। वही हम मुगल पीरियड में आते हैं तो वहां पे ध्यान रखेंगे कि शेर शाह हुमायूं का जो पीरियड है ये कॉमन रूप में आपको देखने को मिलता है। तो दोनों के बीच संघर्ष, सूर सत्ता की स्थापना, शेर शाह की एक्टिविटी, शेर शाह द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था से कहीं कहीं क्वेश्चन होता है, उसके कंट्रीब्यूशन से क्वेश्चन होता है। तो वहां पे आपको मुख्य रूप से शेर शाह पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। दूसरा, अकबर पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि अकबर के काल में कुछ इमारतें बनी, कुछ संस्था स्थापित हुई, या मनसबदारी व्यवस्था आया, दीन इलाही आया, इबादत खाने की स्थापना, वो सती प्रथा पर क्या कहता है, ये युद्धबंदी को दास बनाने पे रोक लगाता है, या फिर वो मतलब जजिया प्रथा पर पाबंदी लगाता है। तो इन चीजों के बारे में क्वेश्चन बनता है। या उसने जो रेवेन्यू पॉलिसी दी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन दिया, वो प्राक ब्रिटिश काल तक चलता रहा, किसने दिया इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। पहली बार वो क्या है, कार्यशाला का निर्माण करता है, चित्रशाला का निर्माण करता है, उसके यहाँ दुनिया के अच्छे अच्छे चित्रकार हैं। तो कौन चित्रकार हैं देखेंगे, अक्सर क्वेश्चन चित्रकारों से पूछा है, ठीक है। तो जब अकबर के काल का क्वेश्चन होता है तो जनरली आप देखते क्या है कि ऐसे तमाम सिस्टम से क्वेश्चन, चित्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। या फिर हम देखते क्या है कि उसके द्वारा जो पॉलिसी दी गई वहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक जब आप बाद आगे आते हैं जहांगीर का काल, तो जहांगीर के काल में आप देखते क्या है, उसने मतलब ध्यान दिया चित्रकला के डेवलपमेंट पे, तो वहाँ पे उससे भी क्वेश्चन बन जाता है। शाहजहां के काल में आते हैं, कुछ इमारतों का निर्माण हुआ, वहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, यानी कुछ विशिष्ट है किसी शासक के साथ जुड़ा हुआ, हमें वहीं पे नोटिस करना है, ठीक है। या कोई और साम्राज्य का डेवलपमेंट हो रहा है दक्कन क्षेत्र में, साउथ इंडिया में, उसके फाउंडर या उनके द्वारा स्थापित कोई विभाग अगर है तो क्वेश्चन बनता है, शिवाजी से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सब चीज को देखना है। अमीर तैमूर का आक्रमण कब हुआ, किसके काल में हुआ, क्वेश्चन बनता है। तो ये आप क्वेश्चन के मोड को देखते हुए इन तमाम छोटे छोटे चीजों को अगर आप नोटिस करेंगे तो लगेगा कि नहीं क्वेश्चन यहीं से आता है। मूल रूप से ध्यान देने की जरूरत है मॉडर्न हिस्ट्री पे। और जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान देंगे तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी तक देखिएगा जब यूरोपीय कंपनी की बात होती है तो अक्सर क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है पटना में किनकी फैक्ट्री स्थापित हुई, ये विशेष रूप से बिहार से रिलेटेड है, इसलिए वहां पे नोटिस करेंगे, है ना। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे कौन सी यूरोपीय कंपनी कब गठित हुई,
कब भारत आई, उनकी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, इसको ध्यान में रखिएगा। उनका कोई खास कंट्रीब्यूशन अगर है भारत के संदर्भ में, इसको ध्यान रखना है। जैसे मतलब सती प्रथा पर रोक लगाया पुर्तगालियों ने, ध्यान रखेंगे, या प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, ये उनका और भी कंट्रीब्यूशन कुछ है, उसको सिर्फ ध्यान में रखना है। लेटर मुगल पीरियड जब आप पढ़ते हैं उसके बाद तो देखिएगा लेटर मुगल पीरियड में जो भी शासक आए ये कमजोर शासक थे, उनके काल में मुगल साम्राज्य का क्या हो गया, विशृंखलन हो गया। तो वहां पे मोटे तौर पे आप ध्यान दीजिएगा किस शासक के साथ कुछ उपाधि जुड़ा हुआ है, नहीं साहे बेखबर, घृणित और कायर, पूछता है कौन है ना। तो इस रूप में क्वेश्चन बनता है, उसको अगर एक बार आप रीडिंग मारेंगे आपके ध्यान में रहेगा कि क्या क्या क्वेश्चन बनता है। इन चीजों को नोटिस करने की जरूरत है। किसके काल में क्या हुआ, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, कुछ राज्य स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गए। जैसे बंगाल की बात करते हैं, अवध की बात करते हैं, हैदराबाद की बात करते हैं, फाउंडर कौन था, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। और जब आप उसके बाद पढ़ते हैं देशी राज्य का विलय, तो मुख्य रूप से आप देखेंगे जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बंगाल, मैसूर और मराठा से बनता है। और यहां पे जो भी क्वेश्चन बनता है वो प्रसिद्ध युद्ध से बनता है, संधि से बनता है, संधि पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया, ये क्वेश्चन बनता है। और अगर संघर्ष हुआ तो संघर्ष में लीडरशिप ब्रिटिश की ओर से कौन कर रहा है, और जिस क्षेत्रीय शक्ति के साथ संघर्ष किया उधर से लीडरशिप कौन कर रहा है, ये ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपनी सत्ता स्थापित कर पाई चूंकि फ्रांसीसियों को पराजित किया कर्नाटिक वार में। तो देखिएगा कर्नाटिक वार से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा नोटिस करें। और तब आप मॉडर्न हिस्ट्री में जब आते हैं, अभी तक यहाँ पे बिहार कोई रिलेटेड नहीं है, आराम से आप इसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। कोशिश कीजिए स्पेक्ट्रम से पढ़ने का या एनसीईआरटी से पढ़ने का, जहां भी आपको अच्छा लगता है आप पढ़ेंगे, जो आपके पास अवेलेबल है। आगे जब देखते क्या है कि जब भारत में ब्रिटिश सत्ता एक प्रादेशिक सत्ता के रूप में स्थापित हुई, तब उन्होंने क्या किया, एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की। तो उन्होंने रेवेन्यू पॉलिसी दिया, रेवेन्यू पॉलिसी दिया तो वहां पे हम ध्यान रखेंगे अस्थाई बंदोबस्त है, रैयतबाड़ी है या महलबाड़ी है। अब ये किसके काल में लागू हुआ, कब लागू हुआ, ब्रिटिश भारत के कितने परसेंट भूभाग पर लागू हुआ, जनरली यहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे बर्थडे योजना क्वेश्चन पूछता है, मार्टिन बर्ड से क्वेश्चन पूछता है, कॉर्नवालिस से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये रीड एंड मुनरो से क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे आप इसको ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश कालीन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, तो सिर्फ वहां पे भी कुछ इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई सिविल सर्वेंट का जन्मदाता कौन, आईसीएस का जन्मदाता कौन, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और तब आगे देखिएगा थोड़ा सा एजुकेशन पॉलिसी, चूंकि वो मेंस का भी पार्ट है और कभी कभी क्वेश्चन होने की संभावना है। तो एजुकेशन पॉलिसी में जब भी हम देखेंगे तो ये याद रखिएगा प्राच्य पाश्चात्य विवाद और उससे जुड़े हुए कौन से विद्वान हैं जो उसके पक्षधर हैं, इसको ध्यान में रखना है। और महत्वपूर्ण समिति का जो गठन हो रहा है उसका रिपोर्ट कुछ खास है, वर्नाकुलर शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई बोल रहा है या फिर अगर कोई बोल रहा है प्राइमरी स्कूल के शिक्षा के बारे में, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में, कॉलेज शिक्षा के संदर्भ में, तो क्वेश्चन यहां से आपका बनता है, ठीक है। और तब अब यहां से शुरू होता है, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, ये ब्रिटिश पॉलिसी के कारण जो प्रभावित हुए इंडिया के आदिवासी, किसान, रियासत, इन लोगों ने रिवोल्ट किया। तो जब हम रिवोल्ट पढ़ते हैं तो देखिएगा कि 18वीं 19वीं सदी में पूरे भारत में रिवोल्ट हो रहा है, ट्राइबल मूवमेंट हो रहा है, पीजेंट मूवमेंट हो रहा है। तब वहां पे आप बिहार के बुक को आप खोलिए और तब वहां पे देख लीजिएगा पढ़ने के बाद कि भाई बिहार में कौन कौन सा रिवोल्ट हुआ। हो सकता है कहीं इतिहास की किताब में वहां नहीं मिला हो, बिहार वाले में मिल जाए, तो वहां पे हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो सोशलिस्ट मूवमेंट, उसके प्रणेता, उनसे संबंधित कुछ संस्था, उससे संबंधित कुछ लिटरेचर जो भी है उसको देखना है। और तब आगे हम आते हैं जब फ्रीडम स्ट्रगल में, तो ये ध्यान रखेंगे कि फ्रीडम स्ट्रगल में कांग्रेस की स्थापना जब हम पढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण अधिवेशन को देखेंगे। महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन, ये ध्यान रखिएगा कि किस अधिवेशन, कोई महत्वपूर्ण अगर है तो वो अपने प्रस्ताव के कारण महत्वपूर्ण है। किस किस अधिवेशन में महत्वपूर्ण प्रस्ताव आया, किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और कहां हुआ, आप याद रखिएगा, देखिएगा। अक्सर क्वेश्चन बनता है अबुल कलाम आजाद से, एनी बेसेंट से, या क्वेश्चन बनता है आपका किससे, महात्मा गांधी ने किस की अध्यक्षता की, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले उसको देखिएगा। और तब जब आगे बढ़ते हैं आप बंगाल विभाजन और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन जब आप पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो जस्ट उसी वक्त बिहार में पलट के देख लीजिएगा
कि उस आंदोलन में बिहार की किस किस पर्सनालिटी की भूमिका है। ठीक है, आगे गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। तो वहां पढ़ने के क्रम में हम बिहार में भी पलट के देख लेंगे। बिहार स्पेशल बुक जो भी आप यूज करते हैं, विभास पैनोरमा को यूज करते हैं या मनीष रंजन की किताब को पढ़ते हैं या नैनो पब्लिकेशन को पढ़ते हैं, एकदम पलट के देखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह हुआ तो बिहार के कौन कौन से नेता थे, स्थानीय नेता जिनकी भूमिका, असहयोग आंदोलन हुआ उस वक्त बिहार के कौन कौन नेता की भूमिका थी, उनकी कोई संस्था है, उनका कोई अखबार है, ये ध्यान रखेंगे। या फिर हम आगे देखेंगे क्या क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो बिहार के किस किस नेता की भूमिका है, उनकी संस्था कौन है, उनका अखबार कौन है। ठीक है, क्रांतिकारी मूवमेंट दो फेज में भारत में होता है। जब हम पूरे गांधी एरा को खत्म करेंगे तब देखेंगे एक स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के बाद क्रांतिकारी मूवमेंट हुआ जिसमें व्यायाम मंडल था, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, मित्र मेला आप पढ़ते हैं। तो देखिएगा उसके फाउंडर कौन और उनका कौन सा एरिया हुआ करता था। ठीक है, उनका कोई खास पत्र पत्रिका है तो वो कौन सा था, और उस संस्था से जुड़े हुए मेंबर बिहार के कौन है तो बिहार में पलट के देख लेंगे। सेकेंड फेज में क्रांतिकारी मूवमेंट कब होता है, जब असहयोग आंदोलन का स्थगन होता है। तो आपने पढ़ा होगा भगत सिंह के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, ढेर सारी संस्थाएं स्थिति में आती है। भारत नौजवान सभा आता है, HSR हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आ रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी आ रहा है। इसके फाउंडर कौन है, इसने किस इवेंट को अंजाम दिया, यहां पे नोटिस करने की जरूरत है। और तब फिर देखिएगा क्या, समाजवादी मूवमेंट यानी समाजवादी विचारधारा का उदय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, भारतीय समाजवादी कांग्रेस, मतलब भारतीय ये क्या कहते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तब वहां पे देखेंगे बिहार में कौन से हैं जो उसके मेंबर हैं, है ना। और उसी दौरान हम पढ़ लेंगे क्या बिहार में कौन कौन से समाजवादी जिनकी एक्टिविटी है। 20वीं सदी का किसान आंदोलन, सहजानंद सरस्वती, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, अवध किसान सभा का गठन, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन, बिहार किसान सभा का गठन। और तब बिहार पे सीधे हम आ जाएंगे, बिहार में कौन कौन से नेता हैं जिनकी एक्टिविटी उस आंदोलन में है। नहीं, राहुल सांस्कृत्यायन, सहजानंद सरस्वती हैं, कार्यानंद शर्मा हैं, तो ऐसे पंचानंद शर्मा हैं, विद्यानंद हैं, इन तमाम पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि आप देखिएगा मॉडर्न का क्वेश्चन जो होता है यहीं से होता है, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। और तब लास्ट में देखिएगा क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 3 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले चार्टर एक्ट को देखेंगे, देन रेगुलेटिंग एक्ट को देखेंगे, और तब भारत शासन अधिनियम में जब आएंगे 1861, 1909, 1919, 1935, तब सीधे आगे बढ़िएगा क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, भारत शासन अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम, फिर देख लेंगे। एक साथ पूरा मॉडर्न आपका फिनिश होता है। और सिस्टमैटिक आप इसको पढ़ते हैं और कंटेंट्स के रूप में आप किसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, बदलने की जरूरत नहीं, उसी को पढ़ना है। अगर बिपिन चंद्र पढ़ रहे हैं बिपिन चंद्र पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ते हैं एनसीईआरटी पढ़ेंगे। स्पष्ट है। ये तो आपका हुआ हिस्ट्री का बात, और हिस्ट्री के क्रम में बिहार की किस चीजों को कोरिलेट करना आपके दिमाग में है। अब रही बात किस चीज के बारे में, बिहार से संदर्भ में अगर हम बात करें, जब आप बिहार की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि बिहार से एक क्वेश्चन तो आपका होता है क्या, हिस्ट्री का जो आपका हो गया, ठीक है। ज्योग्राफी, जब ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, मैं आगे जस्ट बताऊंगा ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में अगर हम पढ़ते हैं, अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, रिवर्स पढ़ते हैं, सॉइल पढ़ते हैं, या मिनरल पढ़ते हैं, क्रॉप्स पढ़ते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री पढ़ते हैं, तो उस वक्त हम बिहार में भी हम देखेंगे क्या, बिहार के किसी भी बुक से जो आपके पास है तो ज्योग्राफी के उसी पार्ट को देखेंगे। यानी ज्योग्राफी बिहार का अगर पूछता है तो इंडस्ट्री, सॉइल, क्रॉप्स, नदियां, मिनरल्स, ठीक है, इन तमाम चीजों को ज्योग्राफी में हमें देखना है। अब रही बात बिहार में और हम कौन सा पार्ट करें। एक पार्ट जब इकोनॉमी बताऊंगा तो वहां पे आपका होता क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण, तो हम पढ़ते क्या हैं वो नेशनल, सेंट्रल भी और स्टेट का भी, तो आपका वहां पे हो जाएगा। तो बिहार में अगर हमको देखना है तो बिहार में हमें देखना मुख्य रूप से क्या है, गवर्नेंस। गवर्नेंस कहने का मतलब है कि पिछले वर्षों से नीतीश सरकार के दौरान किस किस स्कीम को अपनाया गया, किस किस योजना को अपनाया गया, किस किस योजना का कार्यान्वयन हो रहा है और उसके क्या इम्पैक्ट है, इससे संबंधित चीजों को आपको जमा करने की जरूरत है, ठीक है। और कुछ अगर बात करें तो
पर्सनालिटीज की बात कर सकते हैं, कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने कुछ बुक को लिखा है, कुछ खास एक्टिविटी से संबंधित है। यानी एक साल के अंदर बिहार का जो करेंट इशू है, जो गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, सरकारी स्कीम से जुड़ा हुआ है, या फिर पर्सनालिटीज से जुड़ा हुआ है, इन चीज़ों को जानने की जरूरत है। ठीक है, तो आपका हिस्ट्री हो गया, गवर्नेंस हो गया, ज्योग्राफी का पार्ट हुआ, पर्सनालिटीज हुआ। आप देखेंगे कि बिहार का जो भी क्वेश्चन पूछता है लगभग इसी एरिया से आपका क्वेश्चन होता है। ज्योग्राफी में ध्यान रखेंगे मिनरल, इंडस्ट्री, नदियां, क्रॉप्स, सॉइल, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब हम आगे चलें क्या, इकोनॉमी। अब ये ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमी जो आप पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में एक चीज तो ध्यान रखेंगे कि जो आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, कोई नए मैगजीन को बदलने की जरूरत नहीं है। जिस मैगजीन को आप पढ़ते आ रहे हैं उसी मैगजीन को पढ़ेंगे एक साल का, जहां से आपका करेंट होता है। और इकोनॉमी का जो क्वेश्चन होता है वो करेंट एरिया से ही होता है। ठीक है, और इकोनॉमी में अगर हम किस टॉपिक को पढ़ें, सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहें तो, इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे। आप देखेंगे क्या कि इससे रिलेटेड मतलब कि सरकार की भी किताब आती है, कुछ मार्केट में आपको सिनॉप्सिस भी मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। अगर सिनॉप्सिस मिल रहा है आप उसी से काम चलाइएगा, इसलिए कि मालूम है किस एरिया से क्वेश्चन आएगा। उतना मोटा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो जो मैगजीन में आ रहा है उस मैगजीन से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दीजिएगा क्या, बजट में अगर देखना है तो क्या सेंट्रल एंड सेंटर का भी देखेंगे और स्टेट का भी देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा पार्ट क्या हो गया, बजट। तीसरा इकोनॉमी में देखिएगा क्या, नेशनल इनकम से आपका क्वेश्चन होता है। और नेक्स्ट मनी, बैंकिंग एंड फिनेंस। ठीक है, यहां पे आरबीआई वगैरह को थोड़ा देखिएगा, चूंकि सेंट्रल बैंक से क्वेश्चन बनता है तो आरबीआई वगैरह का कोई खास पॉलिसी या फिर उसके गवर्नर जो है उनसे आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है, पब्लिक फिनेंस। पब्लिक फिनेंस, लोक वित्त जिसको आप कहते हैं, इसको देखना है। और एक टॉपिक जो है वो क्या है, प्लानिंग। ये ध्यान रखना है कि जितना भी क्वेश्चन यहां से बनता है वो रेलेवेंट बनता है, इसलिए उस मैगजीन का इस्तेमाल कीजिएगा जिसका इस्तेमाल आप साल भर से करते आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले किसका, ये हो गया इंडियन इकोनॉमी। आगे अगर हम देखते हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन कहां से होता है, सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी जो आप स्थलाकृतियों को पढ़ते हैं, नदी, पर्वत, पहाड़, पठार, ज्वालामुखी। ठीक है, ये एरिया कहने का मतलब भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में इसको देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इसके लिए जिस कंटेंट्स का आप इस्तेमाल करेंगे मटेरियल का, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने खुल्लर को पढ़ा होगा, भारत का भूगोल जो इंटर भूगोल आता है, डी खुल्लर, या फिर क्या कहता है विश्व भूगोल, सही है, वो भी सही है। अगर किसी ने 11th-12th के एनसीईआरटी को पढ़ा है वो भी सही है। महेश वर्णवाल को पढ़ रहे हैं वो भी सही है। जो आप पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेट आप वहीं पे करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो एक एरिया आपका बनता क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरा ड्रेनेज सिस्टम, जिसको आप कहते हैं अपवाह तंत्र। ठीक है, ये सेकेंड जो टॉपिक है जो काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद सॉइल, क्रॉप्स, मिनरल्स, लिख लीजिएगा, सॉइल, क्रॉप्स, मिनरल्स,
इसमें आप ऐड कर सकते हैं इंडस्ट्री को, ठीक है, एनर्जी को, और देखेंगे एक आध क्वेश्चन जो बनता है वो बनता किससे है, ट्राइब्स से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये आप इंडिया एंड वर्ल्ड की कंटेस्ट में देख सकते हैं। जनरली ये कहा जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन कम होता है, पॉलिटी से क्वेश्चन कम होता है। क्या कहता है, बिहार, करेंट, हिस्ट्री और साइंस से क्वेश्चन सर्वाधिक होता है। अगर हम हिस्ट्री करें, बिहार को करें, करेंट को करें, साइंस से करें तो 100+ क्वेश्चन होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन मुगालते में नहीं रहना है, चूंकि होना ना होना 1 नंबर से होता है, 2 नंबर से होता है। कई लोग ये बता के खुश होते हैं कि मेरा 2 नंबर से छूटा। अरे भाई, छूट गया, हुआ तो नहीं। इसलिए ये मौका नहीं दीजिए, बहुत बेहतर चांस है। इसलिए जो मेजर पार्ट है उस पर तो फोकस करेंगे। जहां से ये कहा जाता है क्वेश्चन कम आया है, वहां भी बेहतर करने की कोशिश करें। हर हाल में एग्जाम देना है और निकालना है अगर, तो हर एक एरिया पे हमें फोकस करने की जरूरत है। चूंकि जब 1 नंबर मायने रखता है होने और नहीं होने में, तब तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन 10-12 होता है, पॉलिटी का भी क्वेश्चन मोटा मोटी उतना होता है। इसका मतलब है कि ये वैल्यूबल है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। और ज्योग्राफी में कभी कभी आप देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी से, क्लाइमेटोलॉजी एंड एटमॉस्फेयर से भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि आप या तो किससे करेंगे, एनसीईआरटी 11-12 से कर सकते हैं, या आप डी खुल्लर को पढ़ते हैं, डी खुल्लर से कर सकते हैं, या महेश बर्नवाल को करते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। और बिहार की कोई भी बुक आपके पास है, मैं पहले ही बताया, विवास पैनोरमा हो या नैनो हो या मनीष रंजन की बुक हो, जो भी आपके पास बुक है, उसमें मुख्य रूप से हम मिनरल को देखेंगे, इंडस्ट्री को देखेंगे, सॉइल को देखेंगे, क्रॉप्स को देखेंगे, या नदी तंत्र को देखेंगे, जहां से बिहार में क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये आपका है क्या, ज्योग्राफी का पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी में कहां से क्वेश्चन होता है, पहले तो हम लोग ओवरऑल बात अगर कर लें पॉलिटी का, सबसे पहला चीज आप देखेंगे क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स, जिसमें आप प्रियम्बल वगैरह एरिया को पढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक है जहां से पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे, जनरली कुछ लोग बोलेंगे डीडी बसु पढ़ लो, कुछ लोग बोलेंगे जयनारायण पांडे पढ़ लो, ब्रजकिशोर शर्मा को पढ़ लो, लेकिन सामान्य तौर पे स्टूडेंट ये जानते हैं कि ये लक्ष्मीकांत को पढ़ना है। लक्ष्मीकांत आपके पास होगा, अगर बुक वो है तो उसी बुक से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है और आपका क्वेश्चन पकड़ाता है वहां से, इसलिए उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप उसी से देखिए, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो हिस्ट्री का भी पार्ट है, पॉलिटी का भी पार्ट है। अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है ना, अभी मैंने बात किया था हिस्ट्री में लास्ट में पढ़ने के लिए, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट और भारत शासन अधिनियम, भारत इंडिया काउंसिल एक्ट। तो ये अगर वहां पढ़े हैं तो यहां आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, यहां पढ़े तो वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस टॉपिक को देखेंगे, इसलिए कि यहां से क्वेश्चन 1-2 होता है और बहुत ढंग का क्वेश्चन यहां से होता है, ठीक है। इस पे फोकस करने की जरूरत है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो क्या है आपका फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ठीक है। कभी कभार मूल कर्तव्य से भी क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी से आपका क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए इसको देखने की जरूरत है। आगे जो टॉपिक बनता है वो क्या है, सेंट्रल एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ठीक है। या फिर स्टेट में विधानसभा विधानमंडल है, यहां पे भी क्या एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव को देखेंगे, और तब जुडिशियरी को देखेंगे, है ना। और अभी हाल फिलहाल में हम देखते क्या है, जो क्वेश्चन पूछने का इधर ट्रेंड रहा है, तो लोकल
सेल्फ गवर्नमेंट से आपका क्वेश्चन होता है, जिसमें आप पढ़ते क्या हैं, ये क्या कहते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पढ़ते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन लगभग रहता ही रहता है। और एक आध क्वेश्चन देखेंगे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन से आपका क्वेश्चन होता है। और तब लास्ट में देखिएगा क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी देखेंगे क्या, बिल्कुल लेटेस्ट। अगर कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट इस क्षेत्र में है तो इसको आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। और ये एकदम आराम से लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत को ही पढ़ेंगे, या किसी ने अगर किसी और बुक को पढ़ा है, डी बसु को पढ़ा है या फिर बजकिशोर शर्मा को पढ़ा है, बहुत अच्छी बुक है। जो भी बुक आपके पास है उस बुक को, या फिर आपने कहीं पढ़ा है, आपके पास कंटेंट्स है, या उस कंटेंट्स का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जाहिर सी बात है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, बन रहे हैं, मतलब आपकी तैयारी सही है, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं किस चीज के बारे में, करेंट के बारे में। करेंट में किस किस मुद्दे पे हमें फोकस करने की जरूरत है इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो करेंट में हम लोग किस किस मुद्दे पे फोकस करेंगे। सबसे पहला जहां से क्वेश्चन सर्वाधिक होता है वो क्या है, गवर्नेंस एंड स्कीम्स। भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं, चाहे वो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए हो, चाहे वो किसी अन्य क्षेत्र के लिए हो, ठीक है, पॉल्यूशन से रिलेटेड हो, तो ये गवर्नेंस एंड स्कीम्स, ये पूरे मतलब सबसे अधिक क्वेश्चन यहाँ से होता है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे रखा है। इसको देखेंगे किसी भी मैगजीन से, चाहे आप सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल पढ़ रहे हो, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हो, या फिर आप दृष्टि पढ़ रहे हो, किसी से भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो आपने है कन्वेंशन एंड समिट्स, महत्वपूर्ण सम्मेलन, महत्वपूर्ण शिखर वार्ता, ठीक है, जो एक साल के अंदर महत्वपूर्ण रहा है उसे देखने की जरूरत है। या देखते होंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेज, सैनिक युद्धाभ्यास, ठीक है, ये एक आपका पार्ट है। और दूसरा नेक्स्ट जो आपका है कोविड वेरिएंट्स। कोविड वेरिएंट्स में जनरली आपको ये ध्यान में रखना है कि कोविड जब शुरू हुआ ये, तो ये कहाँ सबसे पहले इसकी पहचान कहाँ की गई, भारत में इस रोगी की सर्वप्रथम पहचान कहाँ की गई, उसके बाद फिर देखना क्या है, कौन कौन सा वैक्सीन आया, किस किस कंपनी का वैक्सीन आया, ठीक है, इसको जानने की जरूरत है। चूंकि अभी इधर ये कंटिन्यू चर्चा में है, इसलिए हो सकता है एक आध क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाए, ठीक है। और अगर करंट में देखें तो डिफेंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन देख सकते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको देखा जा सकता है। और आप देखेंगे एक आध क्वेश्चन कभी कभी होता है क्या, डेट या कोई ऐसा इवेंट जिसका 50वां साल हो रहा है, 75वां साल हो रहा है, 100वां साल हो रहा है, नहीं, जैसे बांग्लादेश के स्वतंत्रता का 50वां साल हो रहा है, इस रूप से क्वेश्चन अगर बनता है तो आप बना सकते हैं। तो इस तरह भी से भी क्वेश्चन पूछता है। और इसके साथ अगर आप ऐड करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो स्पोर्ट्स को ऐड कर सकते हैं, पर्सनालिटीज को ऐड कर सकते हैं, महत्वपूर्ण पर्सनालिटी जिसका इस दौरान डेथ हुआ, उनका कोई लिटरेचर, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कोई एक्टिविटी, उन्हें कोई सम्मान मिला, पुरस्कार मिला, तो इन चीज़ों को देखने की जरूरत है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, करेंट का एरिया है। आप ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले अगर आप करना चाहते हैं गवर्नेंस एंड स्कीम्स को करेंगे। इकोनॉमी मैंने बताया ही था कि वहाँ पे करेंट चीज़ें पूछी ही जाती हैं, तो यहाँ पे मैंने उसको इकोनॉमी किसी को ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो इसको भी आप सेपरेटली बांट के पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो सिस्टमेटिक हर एक महीने के मैगजीन के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपके सुविधा के हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगे आप इसको देख सकते हैं। अब आपका बचता क्या है, साइंस। और ये ध्यान रहे कि साइंस का जो सर्वाधिक क्वेश्चन होता है वो आपका बायोलॉजी से होता है। और बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, कुछ क्वेश्चन जो होता है वो आपका मतलब वनस्पति विज्ञान से होता है, यानी
बॉटनी से होता है। और बॉटनी में अगर क्वेश्चन पूछता है तो प्लांट डाइवर्सिटी या इकोनॉमिक, मतलब बॉटनी जिसमें आप क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बॉटेनिकल नेम के बारे में पढ़ते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। या यहाँ पे आप देखेंगे कभी कभी प्लांट हार्मोन से भी क्वेश्चन पूछ देता है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन से आपका क्वेश्चन पूछता है बॉटनी का। और जब हम आते हैं मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं, जीव विज्ञान को जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से देखते क्या है कि ह्यूमन सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है। ह्यूमन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो सकता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा एरिया जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है वो फूड एंड न्यूट्रिशन से बनता है। फूड एंड न्यूट्रिशन में आप देखते क्या है कि विटामिन, मिनरल इत्यादि से क्वेश्चन पूछता है, उससे रिलेटेड डिजीज से क्वेश्चन पूछता है। और मैंने एक टॉपिक डाला है डिजीज एंड वैक्सीनेशन, बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है, वायरल डिजीज कौन सा है, ठीक है, फंगस डिजीज कौन सा है। तो ये आपका एरिया बनता है। ह्यूमन सिस्टम स्ट्रक्चरल बायोलॉजी सेल से, ठीक है, आपका टिश्यूज वगैरह से भी क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ये आपका एरिया है जहां पे बॉटनी और क्या जूलॉजी, जिसमें मुख्य रूप से ह्यूमन फिजियोलॉजी को आप पढ़ते हैं, तो यहां से आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन सामान्य तौर पे आप देखेंगे क्या कि कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आप देखते क्या है फिजिकल एंड केमिकल आपका चेंजेस से क्वेश्चन होता है, आपका एसिड, बेस एंड क्या सॉल्ट से क्वेश्चन होता है। तो मैंने इस टॉपिक को मतलब कि यहाँ पे लिखा है, इसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जितना भी साइंस का पार्ट है आप एनसीईआरटी 9th और 10th से देख सकते हैं मजे से। उस बुक से आप अगर पढ़ रहे हैं तो काफ़ी बेहतर है। या अगर आपने किसी और बुक को पढ़ा है रिलेटेड, मैं ये नहीं बोलूँगा उसको छोड़ना है, तो फिर उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। ये फिजिक्स का जो एरिया है, ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन जो देखते हैं इसी एरिया से आपका होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका कंटेंट्स है जो मैंने बताया। और इसके पिछले क्लास में जो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे पढ़ने का तरीका होगा, अगर आप कोशिश करते हैं इन टॉपिक को कवर करते हैं, या आप खुद भी क्वेश्चन को पलट के देखेंगे तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि इसी एरिया से क्वेश्चन होता है, ठीक है। और आगे जो हम लोगों का प्लान है वो आगे प्लान है कि आप लोगों का कैसे मार्क्स बढ़े। इसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि मेरी पूरी टीम कोशिश करेगी कि 5-5 क्लास, 6-6 क्लास अपने अपने सब्जेक्ट का, जहाँ से लगता है कि क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इस क्लास को भी कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे ये क्लासेस मिलेगा। आप लोगों को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। मोटे तौर पे मैं नहीं कह सकता हूँ कि 100% लड़ेगा, लेकिन हाँ 60-70 क्वेश्चन तो आराम से आ सकता है अगर आप उस कंटेंट्स को सुनते रहे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मान लीजिए अगर मैं हिस्ट्री में बता रहा हूँ तो ये अगर 37 क्वेश्चन पूछता है, 38 क्वेश्चन पूछता है, तो मोटे तौर पे 25 क्वेश्चन तो पल्ले पड़ेगा। ये लगेगा 25 क्वेश्चन मेरा सुना हुआ है, ठीक है। और मैंने बात किया था कि क्वेश्चन जो हम लोग अभी टेस्ट ले रहे हैं आपको मतलब अपलोड करेंगे, कल शाम तक फेसबुक वाले पेज पे भी अपलोड हो जाएगा। दृष्टिकोण क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो दृष्टिकोण क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन कल शाम से मिलना शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में अगर बात होती है तो फिर हम अपने वेबसाइट पे डालेंगे, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और अगर ये लगता है कि नहीं बहुत पॉजिटिव आप लोगों के लिए है या आप लोगों को इससे बेनिफिट होने वाला है, तो आप इसको अपने मित्रों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे हमें वर्क करने में थोड़ा मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू भाई।